नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मन अप स्टोरीज में। दोस्तों, ये कहानी चल रही है ये बंधन अब ना छूटेगा और उसके 18 पार्ट अपलोड हो चुके हैं। ये 19वां पार्ट है। तो चलिए इस 19वें पार्ट को शुरू करते हैं। यदि 18 पार्ट आपने पढ़ लिए हैं तो ठीक है, वरना उनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, उस प्लेलिस्ट में जाकर के सारी इसकी जितने भी वीडियो हैं वो वॉच कर सकते हैं। तो चलिए अब आगे इस पार्ट को शुरू करते हैं। मिस्टर त्रिपाठी जैसे ही स्टेज पर पहुंचे, लाइट बंद हो जाती है और फिर चारों तरफ हल्की लाइट के साथ त्रिपाठी के ऊपर रंग बिरंगी लाइट चालू हो जाती है। मिस्टर त्रिपाठी गाना शुरू करते हैं। तुम्हें देखें मेरी आंखें, इसमें क्या मेरी खता है, हाल क्या है मेरे दिल का, ये तो बस मुझको पता है। तुम्हें देखें मेरी आंखें, इसमें क्या मेरी खता है, हाल क्या है मेरे दिल का, ये तो बस मुझको पता है। दिल मेरा संभल जाए दुआ करना, पागल न मचल जाए दुआ करना, ये पूछता है तुझसे दिल दीवाना बेकरार। दोस्तों, मुझे गाना बिल्कुल नहीं आता, इसलिए मेरे गाने पे हंसना मत और फिर भी बता देना कि इस गाने को सुन के आपको हंसी आई कि नहीं आई। चलिए आगे शुरू करते हैं। त्रिपाठी की आवाज़ सुनते ही उषा एकदम से खड़ी हो गई। उषा ने खूब कोशिश की कि वह त्रिपाठी का चेहरा देख ले, मगर वह नहीं देख पाई। उसे इस आवाज़ को सुनकर बहुत ही बेचैनी हो रही थी। किसी तरह उसने अपने आप को संभाले रखा। जैसे ही त्रिपाठी का गाना खत्म हुआ, अविनाश मिस्टर त्रिपाठी के पास गया। वाह वाह त्रिपाठी साहब, हम तो आपके फ़ैन ही हो गए। क्या आवाज़ है आपकी, क्या गाना गाया है आपने, रियली हम तो आपकी आवाज़ और आपके फ़ैन हो गए। मिस्टर के त्रिपाठी, कल हमारी शादी में आप हमारे सबसे विशेष गेस्ट होंगे। थैंक यू सो मच अविनाश जी, हम आपकी शादी को बहुत ही स्पेशल बनाएंगे, ये हमारा आपसे वादा है। इस तरह मेहंदी का प्रोग्राम ख़त्म होता है। अगले दिन शादी का कार्यक्रम था। कंपनी के सभी एम्प्लॉयज़ दो दलों में बट गए थे। कुछ ने कहा कि हम दूल्हे की तरफ से रहेंगे और कुछ ने कहा कि हम दुल्हन की तरफ से रहेंगे। पूजा और रूपाली उषा की तरफ से रहने वाली थी। अविनाश ने शेरवानी पहनी हुई थी, जो कि उन्होंने उषा और पूजा के साथ मिलकर खरीदारी की थी। वहीं उषा को बेबी की पिंक कलर की वेडिंग ड्रेस पहननी थी, जो उसने उस दिन खरीदी थी। अविनाश अपनी बारात लेकर नाचते नचाते हुए जब मंडप में पहुंचा तो मंडप को बहुत ही खूबसूरती से अच्छे से सजाया हुआ था। अविनाश ने पूजा को फ़ोन किया। अविनाश, हेलो पूजा, उषा तैयार हो गई या नहीं, उसे जल्दी से तैयार कर लाओ। बस मुझे देखना है कि वो कैसी लग रही है, अब और रुका नहीं जा रहा। पूजा, सर, उषा इतनी जल्दी आपके सामने आने वाली नहीं है, उसके लिए आपको थोड़ा इंतज़ार तो करना ही पड़ेगा। उषा को तैयार करने के लिए दो लड़कियां थी जो उषा को तैयार कर रही थी, और उन्होंने उसको इतनी अच्छे से तैयार किया था कि कोई भी देखे तो बस देखता ही रह जाए। खुद उषा अपने आप को नहीं पहचान पा रही थी। उषा आईने के सामने खड़ी अपने आप को निहार रही थी। अविनाश काफ़ी देर तक इंतजार करता रहा। अविनाश अब उषा को देखे बगैर नहीं रह पा रहा था। तभी उसे मिस्टर त्रिपाठी आते हुए दिखाई दिए। मिस्टर त्रिपाठी हंसते हुए, बधाई हो अविनाश जी, आज फिर प्यार की राह में एक और कुर्बानी हो गई। अविनाश जी, अगर अरेंजमेंट भी में भी किसी भी प्रकार की किसी भी तरीके की कोई भी कमी हो तो प्लीज़ मुझे कॉल करके ज़रूर बताइएगा। मैंने कोशिश की है कि अरेंजमेंट में किसी तरीके की कोई कमी ना रहे। फिर भी अगर कुछ है और कुछ करना हो तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। अविनाश, मिस्टर त्रिपाठी, शादी का अरेंजमेंट तो आपने बहुत अच्छे से किया है। अब आपसे बस एक ही गुजारिश है कि हमारी दुल्हनियाँ भी ले आइए। बहुत देर हो गई है। उनकी जो सहेलियाँ हैं वह भी हमें सताने में लगी हुई हैं। वह हमारी दुल्हनिया को लेकर बैठी हुई है। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि जल्दी से हमारी दुल्हनिया हमारे सामने ले आएं। हम भी उनको देखने के लिए तड़प रहे हैं। हम चाहते हैं कि आज आप हमारे दोस्त हमारी दुल्हनिया लेकर आएं। मिस्टर त्रिपाठी, अविनाश जी, यह आप क्या कह रहे हैं? अविनाश, क्यों त्रिपाठी जी, क्या आप हमारी दुल्हनिया क्यों नहीं ला सकते? क्या आप हमारे दोस्त नहीं हैं?
त्रिपाठी, अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है हम अभी जाते हैं। यह कहते हुए मिस्टर त्रिपाठी उस तरफ चल दिए जहाँ उषा तैयार हो रही थी। पूजा, उषा तुम थोड़ी देर वेट करो, तुम अभी बाहर नहीं आना, थोड़ा तो तड़पने दो अविनाश जी को, मैं भी देख कर आती हूँ कि तुम्हें देखने के लिए तड़पते हुए सर कैसे लग रहे हैं, तब तक तू यहीं पर आराम कर। यह कहकर पूजा कमरे से बाहर आ जाती है। वह जो लड़की जो उषा को तैयार कर रही थी वह भी उषा को पूरा तरीके से तैयार करके चली जाती है। उषा आईने के सामने खड़ी अपने आप को देख रही थी और सोच रही थी कि यह पार्लर वाली भी कैसे किसी इंसान का काया पलट कर देती हैं, जो मैं खुद खुद को पहचान नहीं पा रही हूँ। तभी उषा को दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आती है। उषा पलटती है तो एक शख्स जिसकी पीठ उषा की तरफ थी वापस दरवाज़ा बंद कर रहा था। उषा उसे पहचानने की कोशिश करती है पर पहचान नहीं पाती। उषा, कौन हो तुम और यहाँ क्या करने आए हो? दरवाज़ा बंद करने के बाद जब वह शख्स पलटता है तो उषा की आंखें फटी के फटी रह जाती हैं। उषा उस शख्स की तरफ आंखें फाड़ फाड़ के देख रही थी। वह शख्स धीरे धीरे उषा के पास आता है। उसे देख उषा की आंखों से आंसू निकलने लग जाते हैं जो रुकते ही नहीं हैं। वह धीरे से उषा को कहता है, चलो उषा, नीचे अविनाश तुम्हारा इंतजार कर रहा है। उषा तो बस आंखें फाड़े त्रिपाठी को देख रही थी। उषा को अपनी तरफ इस तरह देखते हुए पाकर त्रिपाठी बोला, उषा, क्या तुम मुझे माफ़ नहीं कर सकती? क्यों करूं मैं तुम्हें माफ़? तुमने गुनाह ही ऐसा किया है। कबीर, मैं तुम्हें माफ़ नहीं कर सकती। क्यों उषा, क्यों? तुम क्यों मुझे माफ़ नहीं कर सकती? अरे, एक गुनाह तो भगवान भी माफ़ करता है। मुझे तो लगा था कि तुम उस वक्त गुस्से में थी, कुछ समय बाद तुम समझ जाओगी और मुझे माफ़ कर दोगी, परंतु तुम तो आज भी वैसी की वैसी ही हो, एकदम जिद्दी। उषा, मैं तुम्हें आज तक भुला नहीं पाया हूँ। देखो, तुम्हें भुलाने के लिए मैं अपना देश, अपना सब कुछ छोड़कर यहाँ विदेश में आ गया हूँ और यहीं बस गया। और देखो, तुम मेरे पीछे यहाँ तक भी आ गई। शायद भगवान भी हमें मिलाना चाहता है। भूल जाओ उषा, जो हुआ उसे भूल जाओ। कबीर, तुम जानते हो, जब एक लड़की किसी के साथ शादी करती है, 7 जन्मों का रिश्ता निभाती है, वह कभी भी अपने पति को नहीं बांट सकती। और तुम इतना बड़ा गुनाह करके कह रहे हो कि मैं तुम्हें माफ़ कर दूं? कबीर, मैं तुमसे एक बात पूछती हूँ कि क्या अगर तुम्हारी जगह मैंने यह सब किया होता तो क्या तुम मुझे माफ़ कर देते? नहीं ना। तो फिर तुम मुझसे माफ़ी की उम्मीद कैसे कर सकते हो? ठीक है उषा, कोई बात नहीं। अगर तुम मुझसे दूर ही रहना चाहती हो तो मैं भी तुमसे वादा करता हूँ, अब मैं तुम्हारे बीच बिल्कुल भी नहीं आऊँगा। अब चलो उषा, देखो, तुम्हारे मंगेतर ने मुझे अपना बेस्ट फ्रेंड कहकर तुम्हें लेने के लिए भेजा है। चलो, सब लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। अविनाश भी तुम्हारा इंतजार कर रहा है। कबीर उषा को नीचे ले जाने के लिए उसका हाथ पकड़कर चलने लगता है। तभी उषा अपना हाथ छुड़ा लेती है और वहीं रखे सोफे पर धड़ाम से बैठ जाती है, रोते हुए। यह मैं क्या करने जा रही थी कबीर? मैं क्यों तुम्हें माफ़ नहीं कर पाई? नहीं कबीर, मैं अविनाश से शादी नहीं कर सकती। कबीर, अब मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। कबीर, मैं अपनी जिद में रही, लेकिन सच तो यही है कि मैं भी तुम्हें कभी भुला नहीं पाई थी। मुझे हर वक्त तुम्हारी याद आई। जैसे ही इस होटल में आई, मुझे हर बार लगा कि तुम यहीं कहीं हो, मेरे आसपास। मैंने तुम्हारे बारे में जानने की बहुत कोशिश की, मगर तुम्हारा पूरा नाम कोई जानता ही नहीं था। मिस्टर के त्रिपाठी नाम सुनते ही मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा था कि यह हुए ना हो मिस्टर के त्रिपाठी तुम ही हो। मैंने तुम्हारे बारे में जानने की कोशिश भी की, मगर नहीं जान पाई। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि अब मैं क्या करूं। उषा, मैं बस यही चाहता हूं कि तुम मुझे माफ़ कर दो। बाकी नीचे अविनाश तुम्हारा इंतजार कर रहा है। चलो, फिलहाल तुम्हें चलना चाहिए। यह कहकर कबीर जैसे ही उषा को लेकर नीचे जाने के लिए मुड़ता है, सामने अविनाश खड़ा था। उषा, तुम मिस्टर के त्रिपाठी को पहले से जानती हो? मिस्टर के त्रिपाठी,
क्या तुम दोनों पहले मिले हुए हो? उषा, क्या है ये सब? वैसे उषा, जब से हम इस होटल में आए हैं तब से मैं तुम्हें देख रहा हूँ कि तुम किसी न किसी तरह से परेशान लग रही हो। मैंने तब भी नोटिस किया, जब कल मिस्टर त्रिपाठी ने गाना शुरू किया था, तब भी मैंने ये नोटिस किया था कि तुम्हें कुछ अजीब सा लग रहा था। तुम एकदम से उठ खड़ी हुई थी। मैं कल ही समझ गया था, कुछ तो है ऐसा जो या तो मुझे समझ नहीं आ रहा या फिर तुम्हें समझ नहीं आ रहा। लेकिन शायद अब मैं सब समझ गया हूँ। क्या उषा यही है तुम्हारे पति? वो क्या नाम बताया था आपने अपने पति का? मिस्टर कबीर। ओह अच्छा, अब समझा। मिस्टर के त्रिपाठी। तो तुम्हारा पूरा नाम मिस्टर कबीर त्रिपाठी है। देखिए मिस्टर त्रिपाठी, आई मीन मिस्टर कबीर त्रिपाठी, यह जिसका आपने हाथ पकड़ रखा है वह हमारी मंगेतर है। और आप जानते हैं, कुछ ही समय में हमारी शादी होने वाली है। वैसे भी अब आपको कोई हक नहीं है उनको छूने का, क्योंकि आपका तलाक हो चुका है। और उषा भी अब आपसे बिल्कुल प्यार नहीं करती। उषा अब मुझे बहुत प्यार करती है। क्यों उषा, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ ना? अविनाश कबीर से उषा का हाथ छुड़वाकर खुद हाथ पकड़ लेता है। वैसे मिस्टर कबीर, आपने जो गुनाह किया था वह माफ़ करने लायक नहीं है। तो फिर तुम उषा से उस गुनाह की माफ़ी क्यों चाहते हो? क्यों उषा, क्या तुम कबीर को माफ़ कर पाओगी? नहीं ना? नहीं उषा, तुम्हें कबीर को माफ़ करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि तुमने उससे प्यार किया था, परंतु उसने तुम्हें प्यार में धोखा दिया है। भले ही उसने जो किया वह गलती से ही किया हो। कबीर, मिस्टर अविनाश, आई एम सॉरी, बट मैं उषा को लेकर आपके पास ही आ रहा था। अविनाश, क्या? क्या तुम्हारे पास लेकर आ रहा था? तुम दोनों की शक्लें मुझे सब बता रही हैं। मैं सब जानता हूँ तुम दोनों को, तुम क्या करने वाले थे और क्या नहीं। अब मैं तुम दोनों क्या करने वाले हो और क्या नहीं, अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हें क्या करना है। इसलिए अब चुपचाप तुम मेरी बात सुनोगे। चलो, तुम नीचे, सबके सामने, तुम्हारे पूरे स्टाफ के सामने और सभी लोगों के सामने तुम्हें ये एक्सेप्ट करना होगा कि तुम मेरी मंगेतर के साथ अकेले में क्या बदतमीजी कर रहे थे, किस तरीके की बातें कर रहे थे। दोस्तों, इस पार्ट को यहीं ख़त्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, जानते हैं आगे कि अब मिस्टर अविनाश क्या करते हैं, क्या उषा क्या करने वाली है और कबीर क्या करने वाला है। जो भी है नेक्स्ट पार्ट में पता चल ही जाएगा। तो कमेंट करके बताइएगा कहानी कैसी लगी। पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद दोस्तों।